तो पुनः आप सभी का स्वागत आज के इस सत्र में, आज की क्लास में। आज की क्लास आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास का है हमारी पृथ्वी के अंदर ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी के अंदर यानी इस चैप्टर को पढ़ाने की वजह है कि आखिरकार हमारी धरती के अंदर क्या है, और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हमारा ये टॉपिक है, एनसीईआरटी वाला टॉपिक है अपना। तो ध्यान से आप इस टॉपिक को समझिएगा। यहाँ पे जैसे तो सबसे पहले हमने कहा भैया कि पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है, पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट है, तो पृथ्वी का जो क्या है भैया, तो पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट है, पृथ्वी का क्या है भैया, तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है। अब जो पृथ्वी का अगर जो आंतरिक भाग है, ध्यान रखना भैया, तो हो जा भाई, तो पृथ्वी का जो इंटरनल जो पार्ट है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उसके बारे में हमको बात करनी है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात, आप जरा इस पृथ्वी को हमारी को देखिए। आप जरा इस पृथ्वी को देखोगे तो आपको पता चलेगा, सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि जो पृथ्वी का जो आकार है, जो पृथ्वी का आपको पहले तो ये आपको आकार जो दिखाई दे रहा है, पृथ्वी का जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में ऐसा नहीं है जैसा हमको दिखाई देता है। पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार हो जाएगा अंडाकार। पृथ्वी का आकार कैसा हो जाएगा, तो पृथ्वी का जो आकार हो जाएगा, ध्यान रखना, वो हो जाएगा अंडाकार हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए खैर, तो जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, ध्यान रखना भैया, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब हम आएंगे तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है, एक गतिशील ग्रह है। वे सभी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके अंदर एवं बाहर क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। जैसे हम प्याज आप देखते हो खाते हैं, तो प्याज में कई लेयर्स होते हैं, कई परत होती हैं। तो सेम उसी से तुलना करके बताया गया कि भाई उसी तरीके से, उसी लेयर वाइज लेयर पृथ्वी में भी बहुत सारी लेयर होती हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपरी परत को क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्रस्ट कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। ये क्या होती है, ये थिनेस्ट होती है, सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति या महाद्वीपीय जो हिस्सा है, संहति कह सकते हो या अपनी साधारण भाषा में समझ सकते हो कि जो महाद्वीपीय हिस्सा है वहां पर यह 35 किलोमीटर है। एवं समुद्री सतह में इसको हम कहते हैं, या महासागरीय सतह इसको हम कहते हैं, ध्यान रखना। तो महासागरीय सतह या महाद्वीपीय सतह में यह केवल 5 किलोमीटर तक है, ध्यान रखना भैया। मतलब हमने कहा कि अनुपम सर पृथ्वी के अंदर बहुत सारी परतें हैं। पृथ्वी के अंदर क्या है, तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी परतें हैं। और अगर पृथ्वी के अंदर बहुत सारी अगर परतें हैं तो उन परतों में जो सबसे पहले जब हम अंदर से आते हैं तो उसको हम कहते हैं परपटी कहते हैं। तो ये जो परपटी है, वो परपटी जो है, वो परपटी 35 किलोमीटर तक मोटी है। कहां पर 35 किलोमीटर तक मोटी है, स्थलमंडल में। और 5 किलोमीटर तक मोटी है, 5 किलोमीटर तक मोटी है महासागरीय हिस्से में। कहां पर भैया, महासागरीय हिस्से में। तो 5 किलोमीटर हो जाएगी महासागरीय हिस्से में और 35 किलोमीटर हो जाएगी महाद्वीपीय हिस्से में। इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर तो महासागर भी हिस्सा है, पृथ्वी पर तो महाद्वीप वाला भी हिस्सा है, और उन सब के नीचे का हिस्सा ही तो काउंट करेंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये वाला सवाल सीटेट में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ये वाला सवाल सीटेट एसएसटी में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग भूपरपटी कहते हैं या परपटी कहते हैं, और यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल ये 5 किलोमीटर तक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात। प्याज की तरह बहुत सारी लेयर्स पृथ्वी में होती हैं। तो हमें जिन लेयर्स के बारे में बात करनी है, उनमें से जो पहली लेयर है, उस लेयर का नाम क्या है, तो उस पहली लेयर का नाम हो जाएगा भूपरपटी हो जाएगी। ध्यान रखना भैया। अच्छा, जो महाद्वीपीय संहति है यानी जो महाद्वीपों वाला हिस्सा है भूपरपटी का, वह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सिलिका यानी SI और एल्यूमिना यानी AL। तो सिलिका एवं एल्यूमिना से बना है, जैसे खनिजों से बना है, इसलिए इसे Cl या सियाल यानी से सिलिका, ए से एल्यूमिनियम कहा जाता है। तो इसी को सियाल कहते हैं। Cl भी लिखा होता है कहीं कहीं, कहीं इसको ऐसे सियाल लिख देते हैं, ध्यान रखना भैया। कहीं इसको ऐसे सियाल ऐसे लिख देते हैं, ध्यान रखना भैया। कहीं पर इसको ऐसे Ca लिख देते हैं, और अलग अलग तरीके से है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पूछा जाता है भैया कि कौन सी परत को हम लोग सियाल परत कहते हैं। पृथ्वी की
किस परत को हम लोग शियाल परत कहते हैं, ध्यान रखना। तो जो पृथ्वी की जो भूपर्पटी वाला हिस्सा है, पृथ्वी का जो भूपर्पटी वाला हिस्सा है, उस परत को हम लोग क्या कहते हैं, शियाल कहते हैं। उसको सिलिका एवं एल्बुना कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको सिलिका एवं एल्बुना कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना भी है, ठीक है, अच्छी बात है भैया। दूसरा यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक है। इसकी गहराई लगभग कितनी है, तो इसकी गहराई लगभग हो जाएगी, ध्यान रखना भी है, 4 किलोमीटर तक हो जाएगी। और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, ध्यान रखना। तो आपके लिए एक इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना कि विश्व की सबसे गहरी खान कहां पर स्थित है। तो विश्व की जो सबसे गहरी खान स्थित है वो, ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खान कहां पर है, तो विश्व की सबसे गहरी खान कहां पर हो जाएगी, दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं, शायद ये वाले पॉइंट आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूं कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक खोज चुके हैं, ध्यान रखना भैया। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो लेकिन क्या समुद्र की सतह पर पहुंचा जा सकता है, नहीं भी है। तो समुद्र की सतह पर पहुंचना बिल्कुल क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। समुद्र की सतह पर पहुंचना क्या हो जाएगा, बिल्कुल असंभव है। इस बात को ध्यान रखना, जिसके कई बहुत सारे कारण हैं, जिसके क्या हो जाएंगे भैया, जिसके कई बहुत सारे कारण हैं। इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे खनिज संसाधनों के लिए, खनिज तत्वों के लिए, और क्या होते हैं भैया, धरती के अंदर क्या होती है, खुदाई होती है, धरती के अंदर माइनिंग्स होती हैं, खान होती है, उनको खोदा जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने कहा भैया सबसे पहले भैया कि अभी जो पृथ्वी के अंदर है वो क्या हो जाएगी भैया, तो 4 किलोमीटर की गहराई तक सबसे गहरी उसको जो है खोदा जा चुका है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में यहां पर आ चुकी है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, अब हम आगे चलेंगे तो ये बात आपको यहां पे समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है यहां तक, बहुत सही बात, बहुत ही ज्यादा सही बात, ठीक है। तो यहां से भूपर्पटी को लेकर के प्रश्न आपके पेपर में बन जाएगा। भूपर्पटी को लेकर के यहां से आपके पेपर में सवाल बन जाएगा। ये पृथ्वी के आंतरिक हिस्से की बात हो जाएगी। अच्छा, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। महासागर की जो परपटी है वो सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए सीमा सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। तो पूछा जाता है महाद्वीपीय परपटी किसकी बनी है, तो महाद्वीपीय परपटी सिलिका एवं एल्यूमिना की बनी है। महासागरीय परपटी किसकी बनी है, तो महासागरीय परपटी सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। इस बात को ध्यान रखना, सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। भूपर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। भूपर्पटी के ठीक नीचे क्या होता है, मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। जो कितने तक फैला होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। तो भूपर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यानी जो भूपर्पटी है वो अधिकतम कितने किलोमीटर की गहराई तक फैली है, 35 किलोमीटर की गहराई तक फैली है। जहां पर महाद्वीपों वाले हिस्से में 35 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है, जबकि महासागरों वाले हिस्से में वो 5 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। तो पहली परत थी भूपर्पटी, उसको सियाल कहते हैं। उसका जो महासागर वाले हिस्सा है उसको सीमा कहते हैं। अब 35 किलोमीटर के बाद जब हम नीचे चलते हैं तो वहां पर जो एक भूपर्पटी हमको मिलती है, ध्यान रखना, जिसको हम कहते हैं मेंटल कहते हैं, ध्यान रखना, जिसको हिंदी में हम जो है प्रावार भी कहते हैं, प्रावार या प्रवार भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना, अब जो मेंटल है तो मेंटल की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे आंतरिक परत को क्रोड है। किसकी, सबसे पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है वो कौन सी हो जाएगी, क्रोड हो जाएगी। परपटी क्या हो जाएगी, नंबर 1 हो जाएगी। मेंटल क्या हो जाएगी, तो मेंटल ध्यान रखना नंबर 2 पर हो जाएगी, ध्यान रखना भैया। क्रोड क्या हो जाएगी, क्रोड हो जाएगी नंबर 3 पर हो जाएगी, ध्यान रखना भैया। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर, जिसकी त्रिज्या लगभग कितनी हुई है, तो इसकी त्रिज्या लगभग जो है 3500 किलोमीटर है। और यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। मुख्यतः किसकी बनी होती है, निकिल एवं लोहे की बनी होती है, तथा इसे नीफे यानी निकिल तथा फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको इंपॉर्टेंट बात है, इसको नीफे यानी निकिल तथा फेरस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना भैया, क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं, निकिल तथा फेरस कहते हैं, नीफे कहते हैं, ध्यान रखना। निकिल यानी निकिल धातु है, फेरस यानी लोहा होता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, ध्यान रखना भैया, क्योंकि जब हम अंदर तक के पार्ट पर आप जाओगे, ध्यान रखना भैया, लगभग 3500 किलोमीटर की गहराई तक आप जाओगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है भैया, जो है हिस्सा बहुत ज्यादा गहरा होता है, वहां पे हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए वहां पर क्या होता है भैया, अंदर तक पहुंचना, ड्रिलिंग करना बहुत असंभव है, ठीक है। चलिए, कुल मिला की बात आपकी समझ में आई। तो जो फ्रीक्वेंटली यानी डायरेक्ट, जो ध्यान रखना भैया, क्या मेरी आवाज वगैरह आप सभी को आ रही है ना, है ना। चलिए ठीक है।
आगे बढ़ जाए भैया। बहुत सही बात। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा कि यस सर आवाज वगैरह आ रही है, ठीक है। तो उसके अब इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे वो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। भूप्रपटी से प्रश्न बनेगा, आपका प्रश्न मेंटल से बनेगा, आपका प्रश्न कोड से बन जाएगा। तो भूप्रपटी, मेंटल और कोड से आपका प्रश्न बन जाएगा, याद रखना भी, ठीक है। भूप्रपटी में आपका प्रश्न श्याल को बनेगा, सीमे को बनेगा, नीफे से बनेगा, किसकी कितनी गहराई है, वहां से आपके में सवाल जो है बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना भी है। दूसरी बात, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% ही परपटी है। ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब मैं इसको अगर कह दूं मोस्ट इंपोर्टेंट कह दूं तो ध्यान रखना भैया। तो पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही क्या हो जाएगा, परपटी हो जाएगी। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही क्या है, भूपरपटी है, क्योंकि मात्र 35 किलोमीटर की गहराई पर है। मात्र कितने पर भैया, 35 किलोमीटर की गहराई पर है, ध्यान रखना भैया। वहीं अगर हम बात करेंगे 84% क्या हो जाएगा, मेंटल हो जाएगी। नंबर 2 क्या हो जाएगी, 84% क्या हो जाएगी भैया, मेंटल हो जाएगी। 84% क्या हो जाएगी, मेंटल हो जाएगी, ध्यान रखना भैया। वहीं अगर बात करेंगे 15% हिस्सा क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा। 15% हिस्सा क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो 84% क्या हो जाएगा, 84% आपका मेंटल हो जाएगा। 1% हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, भूपरपटी हो जाएगा। तो 1% हिस्सा आपका भूपरपटी हो जाएगा, 84% हिस्सा आपका मेंटल हो जाएगा, 15% हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना भैया। तो पृथ्वी के आयतन का केवल एक हिस्सा ये हो जाएगा, ठीक है। यानी भूपरपटी 1% है, याद रख लेना। मेंटल 84% है, और जो आपका करोड़ है वो आपका 15% हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, तो 6371 किलोमीटर है। इंपोर्टेंट बात क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर हो जाएगी। ये वाले पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो एनसीईआरटी में क्या आप जानते हो, डू यू नो करके जो लिखा रहता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। अच्छी बात है। महाद्वीपीय परपटी एवं महासागरीय परपटी में आपको पढ़ा चुका हूं। महाद्वीपीय परपटी मतलब जिसमें महाद्वीप स्थित है, भूमि वाला जो हिस्सा है जहां पर महाद्वीप है। तो महाद्वीपीय परपटी कितने पर है भैया, ये 35 किलोमीटर भाग में फैली हुई है, जो भूपरपटी का हिस्सा है। महासागरीय परपटी में गहराई कितनी है, वो 5 किलोमीटर तक की गहराई पर है, जो भी उसका हिस्सा है, ध्यान रखना। महासागरीय परपटी को जो इसमें एलिमेंट पाए जाते हैं उसके आधार पर इसको सीमा वाला हिस्सा भी कहते हैं और इसको सियाल वाला हिस्सा भी कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और आगे चलने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे हमने श्याल, सीमा, नीफे के बारे में तो पढ़ लिया। हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हमने श्याल, सीमा, नीफे के बारे में तो यहाँ पर पढ़ लिया, जितना महत्वपूर्ण आपके परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पृथ्वी पर पाई जाने वाली सेल एवं पृथ्वी पर पाई जाने वाले जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। सेल यानी रॉक्स से बनी है, रॉक्स यानी चट्टान। तो पृथ्वी की जो भूपरपटी है वो अनेक प्रकार की किससे बनी हुई है, चट्टानों से बनी है। इस बात को ध्यान रखना। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पृथ्वी की परपटी मतलब जो ऊपर की जो लेयर है ना, जिसको हम क्रस्ट कह रहे हैं, उसको बनाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पिंड हैं, उनको मिलाकर के जो संरचना बनेगी उसको हम सेल कहते हैं। सिंपल सी बात समझो कि भैया चट्टान क्या होती है। तो हमने कहा कि चट्टान क्या होती है भैया, कि ये जो पृथ्वी पर यहाँ पर ये ऊपर चट्टान है, ये जो पर्वत है, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें बहुत सारे खनिज संसाधन है। और जो खनिज संसाधन है, ध्यान रखना भैया, तो बहुत सारे खनिज संसाधन है। उन खनिज संसाधनों का संयुक्त रूप ही क्या है, चट्टान हो जाएगी, ध्यान रखना भैया, ठीक है। क्या हो जाएगी, चट्टान हो जाएगी। तो बस वही क्या हो जाएगी, चट्टान हो जाएगी, ध्यान रखना। दूसरी बात हमने कहा, ध्यान रखना भैया, कि सेल जो है, सेल विभिन्न रंग के, विभिन्न आकार के एवं बहुत सारे टेक्सचर यानी गठन की हो सकती हैं। तो सेल जो है विभिन्न रंग की, विभिन्न आकार की एवं विभिन्न गठन की हो सकती है, ध्यान रखना। मुख्य रूप से सेल यानी चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है आग्नेय चट्टानें, जिनको हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जिनको हम लोग क्या कहते हैं भैया, जिनको हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं, जिनको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरी जो होती है उसको हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, तो जिसको हम लोग ध्यान रखना भैया सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ध्यान रखना। तो पहली क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी जिसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहेंगे, इग्नियस रॉक्स कहेंगे। दूसरी हो जाएगी उसको हम लोग अवसादी चट्टान कहेंगे, सेडिमेंट्री कहेंगे।
तीसरी जो चट्टान हो जाएगी उसको हम लोग कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ध्यान रखना भैया। तो तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें एवं कायांतरित चट्टान हो जाएंगी, ध्यान रखना भैया। आग्नेय, अवसादी चट्टान एवं कायांतरित चट्टान, तीन प्रकार की चट्टान यहां पर हो जाएंगी। तीन प्रकार की चट्टान यहां पर आपकी हो जाएंगी। पहली बात तो आपको ये याद रख लेना है, पहली बात तो आपको याद रख लेना है कि चट्टानें कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, नंबर दूसरी आपकी अवसादी चट्टान है, नंबर तीन आपकी क्या हो जाएंगी भैया? कायांतरित चट्टान हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भैया? आपकी कायांतरित चट्टान हो जाएंगी, ध्यान रखना। अब जैसे अगर हम बात करें इसके बारे में, अब जैसे इसके बारे में अगर हम बात करें, यहां पर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अब थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है। अब जैसे हम एक एक करके थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि आपके में डिटेल में उतना नहीं पढ़ना है, सीटेट में बहुत हल्के लेवल की चीजों को पढ़ना होता है। तो जैसे हमने कहा कि आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान अंग्रेजी में क्या कहेंगे भैया? तो अंग्रेजी में कहेंगे इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है। द्रवित मैग्मा, मैग्मा यानी जो लावा है, जो धरती के अंदर जो पाया जाता है तब तो उसको मैग्मा कहते हैं, और जब धरती से बाहर आ जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर के जब ठोस हो जाता है, इस प्रकार के बने सेल को हम लोग क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं, ध्यान रखना भैया। यानी ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान या प्राकृतिक जो धरातल के अंदर से जो लावा निकलेगा, वो लावा जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा होकर के जब वो सॉलिड पोर्शन में बदल जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं, उसको हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं। क्योंकि ध्यान रखना धरती पर ये सबसे पहले बनी थी, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। इनको हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं भैया? तो ध्यान रखना भैया, इनको हम लोग प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, ध्यान रखना, या इनको हम लोग प्राथमिक चट्टान कहेंगे। नोट कर लीजिए, क्या क्या कहेंगे? प्राथमिक चट्टान कहेंगे, प्राथमिक रॉक कहेंगे, ध्यान रखना। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होती है अंतर्वेदी चट्टान, नंबर दूसरी होती है बहिर्वेदी चट्टान। अंतर्वेदी होती है इंट्रूसिव, अंतर्वेदी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इसको बोलते हैं सब इंट्रूसिव बोलते हैं, आई थिंक इंट्रूसिव बोलते हैं, ध्यान रखना। और बहिर्वेदी को बोलते हैं एक्सट्रूसिव, बहिर्वेदी को क्या बोलते हैं शायद? एक्सट्रूसिव बोलते हैं, ध्यान रखना। तो अंतर्वेदी और बाह्यवेदी, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना भैया। बहिर्वेदी का मतलब है कि जब बाहर जो लावा, जब धरती से लावा बाहर निकल आया, जब वो बाहर जम जाएगा तो उसे बहिर्वेदी चट्टान बन जाएंगी। एक होता है कि मैग्मा कभी कभी अंदर ही जम जाता है धरती के, उससे अंतर्वेदी चट्टान बन जाती हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही क्या हो जाएगा? लावा हो जाएगा। जो धरती के अंदर जो जल रहा है, लाल है, उसी को लावा कहते हैं, उसी को मैग्मा कहते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज के दो दो नाम कैसे? तो हमने आपसे कहा ना कि जब वो चीज बाहर निकल आएगी तब उसको हम लोग लावा कह देंगे, और जब वो चीज अंदर रहेगी तो उसको हम लोग मैग्मा कहेंगे, ध्यान रखना। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल करके सतह पर आता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल करके जब मैग्मा धरती की सतह पर आता है, जहां पर हम उसको लावा कहते हैं, जब वो लावा ठंडा होकर के सॉलिड पोर्शन में बदल जाता है, कठोर में बदल जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। और उस चट्टान का जो नाम है आग्नेय चट्टान है, और इसको हम लोग प्राथमिक रॉक्स कहते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, ध्यान रखना भी। और दूसरी बात हमने कहा कि आग्नेय सेल दो प्रकार के हैं, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल, ध्यान रखना भी। ठीक, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। क्यों? पृथ्वी का जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना मानते हैं हम लोग? 25 डिग्री सेल्सियस। एक औसतन तापमान जो मान के चलते हैं, रूम टेम्परेचर जो मान के चलते हैं, वो मान के चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं, ध्यान रखना भैया। जो कि पृथ्वी के अंदर का तापमान कितना है? तो पृथ्वी के अंदर का जो तापमान हो जाएगा वो हो जाएगा 2000 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो मैंने क्या कहा? इंट्रूसिव का मतलब क्या है? जो बाहर अंतर्वेदी है, कूलिंग टाइम 1000 ऑफ ईयर टेक्सचर, स्मॉल टू मीडियम ग्रेन्स। एक्सट्रूसिव क्या भी है? जो बाहर पृथ्वी के जमती है, ध्यान रखना भी, ठीक है। चलिए, परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट चट्टान, इंपोर्टेंट बात है, सीटेट में पूछी गई है। बेसाल्ट किसका उदाहरण है? तो बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट किसका उदाहरण है? तो बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बट ध्यान रखना, बेसाल्ट एक कौन सा भी है? बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और भारत का दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट बात क्या है? भारत का जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। किसी समय पर आज से हजारों साल पहले पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा उस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र से वहां पर जो लावा जमा, उस लावा से बेसाल्टिक चट्टान वहां पर बनी, ध्यान रखना भी है, ठीक है।
आग्नेय चट्टान दो प्रकार की, आंतरिक चट्टान और बहिर्वेदी चट्टान। तो बहिर्वेदी चट्टान का उदाहरण हो जाएगा बेसल्ट। बहिर्वेदी का मतलब है बाहर आते ही पृथ्वी की सतह पर आकर के तेजी से ठंडा हो जाएगा। अब तेजी से ठंडा हो जाएगा, ध्यान रखना, तो उस पर जो क्रिस्टल होते हैं, उस पर जो कण होते हैं, ध्यान रखना भैया, जो दाने होते हैं वो क्या पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे? विकसित ही नहीं हो पाएंगे, ठंडा इतनी जल्दी हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए ध्यान रखना महीन दानों वाली संरचना होती है। तो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें महीन दानों वाली होती हैं, इन बातों को ध्यान रखना भैया। दूसरी बात यहां से आपको नोट करनी पड़ेगी क्या, कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार की बनी ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सत्ता कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले सकते हैं, ध्यान रखना, इनको क्रिस्टल कहते हैं, है ना, बड़े दानों का रूप ले सकते हैं। और ध्यान रखना ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण हो जाएगा। तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बट ग्रेनाइट जो है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाएगा, ध्यान रखना। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। आपने अपने देखे होंगे पहले वैद्य जी के पास में जो है कि पत्थर का अपना होता था, इस तरीके से दबाओं को पीसते थे, गोल गोल बनाते थे, जिसकी जो स्थान आज हमारी किचन में एल्यूमिनियम के उसने ले जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं या कुछ ऐसे करते हैं, पहले वो कभी पत्थर के बने होते थे, बड़े अच्छे लगते थे, तो वो आग्नेय चट्टान के ही बने होते थे। इस बात को याद रखना भी है, ठीक है। तो आई होप आप आग्नेय चट्टानों के बारे में कुछ कुछ बातें समझ गए होंगे, जितनी आपकी जरूरत भर की है, ध्यान रखना भैया। अब दूसरी होती है, ध्यान रखना, जिनको हम कहते हैं, ध्यान रखना, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या कहते हैं भैया? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब क्या है? जिसको हम अवसादी चट्टान कहेंगे। तो अवसादी चट्टान का मतलब क्या है, ध्यान रखना भैया। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात करेंगे तो अवसादी चट्टान क्या है कि जब सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इन छोटे कणों को हम लोग अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं ना, सेडिमेंट कहते हैं। सेडिमेंट क्या होता है? टूट फूट करके ये चीजें जम जाती हैं एक जगह, उनको हम लोग सेडिमेंट कहते हैं। और ये सेडिमेंट हवा, एयर, जल, वाटर आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच करके जमा हो जाते हैं और जमा होने के बाद में थोड़ा दब करके कठोर सेल का बन जाते हैं। इस प्रकार के अवसादी सेल बनती हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। मतलब अवसादी चट्टान क्या होती हैं? ऐसी चट्टानें जो आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से हम जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं, ध्यान रखना भी है, ठीक है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर किससे बनता है? रेत के दानों से बनेगा, ध्यान रखना। इन सेलों में पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो जीवाश्म के उदाहरण क्या? आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म के उदाहरण पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए भैया कि क्या जीवाश्म के जो उदाहरण हैं वो जीवाश्म के उदाहरण आग्नेय चट्टानों में पाए जाएंगे? तो नहीं। तो जीवाश्म के जो उदाहरण है वो आग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाएंगे। कहां पर पाए जाएंगे भैया? वो आग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाएंगे। तो जीवाश्म के उदाहरण आग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाएंगे, नंबर एक बात ध्यान रखना भैया। दूसरी बात ध्यान रखना भैया, ये आग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाएंगे। जीवाश्म के उदाहरण कहां पर पाए जाएंगे? तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म के उदाहरण पाए जा सकते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म के उदाहरण पाए जा सकते हैं, ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आगे चलेंगे। उसके बाद होती है कायांतरित सेलें। तो कायांतरित सेलें भैया जो आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के टेम्परेचर एवं प्रेशर के कारण जो परिवर्तन हो जाते हैं, मतलब आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से अवसादी चट्टान बनी, और अवसादी चट्टानों में तापमान एवं दबाव के कारण जो परिवर्तन होकर के जो चट्टानें बनती हैं उनको कायांतरित काया वाली चट्टान कहते हैं। और डायरेक्ट अवसादी चट्टान भी कायांतरित में बदल सकती है, प्लस अवसादी आग्नेय चट्टान भी कायांतरित में बदल सकती है और अवसादी भी कायांतरित में बदल सकती है। इस बात को ध्यान रखना भैया। जैसे चिकनी मिट्टी है वो एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। चिकनी मिट्टी है, ध्यान रखना, स्लेट है एवं चूना पत्थर है, और चूना पत्थर है संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं ना। जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में, ऐसे समझते हैं इसको, ऐसे समझिए, थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है तो स्लेट क्या हो जाएगा? आपका कायांतरित चट्टान हो जाएगी। चूना पत्थर आपका किसमें बदल जाएगा? संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, तो संगमरमर आपका क्या हो जाएगा? कायांतरित चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना भैया।
हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण कायांतरिक चट्टान भी पुनः फिर किसमें बदल जाएगी, मैग्मा बदल जाएगी, और फिर से वही प्रक्रिया चलती रहती है। ध्यान रखना, यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर के ठोस सेल में बदल जाएगा, फिर से ठोस सेलों में बदल करके सारी चट्टानों में ये लोग इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। और इन्हीं में बहुत सारी जो है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इन्हीं में होते हैं, जिनको मनुष्य लगातार तरीके से अपना निकालते रहते हैं। ध्यान रखना। एक चित्र आप यहां पर देख रहे हो, इस चित्र को जरा आप ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए। ये चित्र को आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ये मैग्मा है, तो मैग्मा जो है डायरेक्ट आग्नेय सेल में बदल जाता है, आग्नेय सेल ही अवसाद में तलछट में बदल जाती है, उसी से फिर अवसादी सेल बन जाते हैं। अवसादी चट्टानों को हम लोग ध्यान रखना, ये तलछटी चट्टान भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इनको, तो इनको हम लोग तलछटी चट्टान भी कह देते हैं। अवसादी चट्टान डायरेक्ट कायांतरिक सेल में बदल जाएगी, आग्नेय चट्टान भी डायरेक्ट किस में बदल जाएगी, कायांतरिक सेल में बदल जाएगी, कायांतरिक सेल किस में बदल जाएगी, मैग्मा में बदल जाएगा। ध्यान रखना भैया, अवसादी चट्टान भी डायरेक्ट जाए तो वो पिघल करके बहुत हाई टेम्परेचर पर मैग्मा बदल जाती है, बट उसकी प्रक्रिया ये है। तो ये सब कुछ क्या कहलाएगा, यही सब कुछ, इसको हम लोग चट्टानी चक्र कहते हैं, इसी को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। यही से पेपर में सवाल बन जाता है, चट्टानी चक्र यानी रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल क्या है कि भैया कठोर सेलों का उपयोग अलग अलग चीजों में होता है, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होते रहते हैं। ध्यान रखना, यही रॉक साइकिल है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था आपका, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ध्यान रखना भैया, उसको आप जाकर के वहां से अपना ले लो, ये पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लो। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक है, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हमारी पृथ्वी के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप अगर देखोगे इसी टेट में, तो हर बार अगर आप सी टेट में ज्योग्राफी का पोर्शन अगर आप देखो, तो ज्योग्राफी में यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल 100। कभी महाद्वीपीय वाले पूछ लिया जाएगा कितनी गहराई है, कभी महासागरी वाले से पूछ लिया जाएगा, कभी सियाल सीमा निफे को लेकर के पूछ लिया जाएगा, कभी इनकी गहराई को लेकर के पूछ लिया जाएगा, कभी सेल चक्र से पूछ लिया जाएगा, कभी ग्रेनाइट को और बलुआ पत्थर को लेकर के पूछ लिया जाएगा, चिकनी मिट्टी किसका उदाहरण हो जाएगा उससे पूछ लिया जाएगा, संगमरमर किसका उदाहरण है, चूना पत्थर किसका उदाहरण है, स्लेट किसका उदाहरण है, उसको लेकर के सवाल पूछ लिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये टॉपिक हमने आपको करा दिया, ये टॉपिक हमने आपको समझा दिया, अच्छा टॉपिक है। और ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो भैया बढ़िया तरीके से पढ़िए, अपने एग्जाम की तैयारी करिए, आपका एग्जाम अपकमिंग आने वाला है। ओके जी, कोई दिक्कत?